आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसके हाथ में 11 यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं और 12 अलग अलग रोल्स हैं। लंका तो जल गई कांचा, अब ऊपर जाकर आराम से सोचना कि नई लंका का रूप क्या होगा। जो अपने डांस के लिए भी फेमस है, अपने लुक्स के लिए भी फेमस है, अपनी बॉडी के लिए भी फेमस है, अपनी एक्टिंग के लिए भी फेमस है, अपनी सिली एक्स के लिए भी फेमस ही है। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। I'm talking about the Greek god of Bollywood, जो वैसे तो बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखते हैं लेकिन सिर्फ अपनी मूवी के टाइम ही दिखते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ कंगना की टॉन्ट में ही नजर आते हैं सर जी। A decade-old Bollywood feud and controversy is now back in the spotlight, this time fueled by a viral social media trend. That trend stated, we need to apologize to Hrithik Roshan. Kangana has accused Hrithik of adding fuel to the fire, asked him to stop making what she calls unreasonable comments. तो आज मैं राजीव कुमार ऋतिक रोशन की लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूं, तो अगर तुमने अभी तक वाईबी फिल्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके कर लो, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। तो बचपन में ऋतिक रोशन बहुत छोटे थे। बचपन में ऋतिक रोशन ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया था क्योंकि वो नेपो किड थे। ऋतिक रोशन आते हैं रोशन खानदान से जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत एस्टैब्लिश्ड थे। उनकी दादी इरा नागराथ जो फेमस सिंगर थी, उनके दादा रोशन लाल नागराथ म्यूजिक डायरेक्टर थे बहुत बड़े, और उनके फादर इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स थे। उस वक्त इंडस्ट्री में धीरे धीरे वो अपना नाम भी बना रहे थे, लेकिन ये उनका स्ट्रगल नहीं था। उनका स्ट्रगल था भाई उनका स्टैमरिंग करना, जो 6 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, और एक एक्स्ट्रा अंगूठा भी, जिसकी वजह से क्लास में स्टूडेंट्स उन्हें बहुत ज्यादा अवॉइड करते थे, उनसे बहुत दूर रहते थे, इवन उन्हें बुली तक करते थे। He was in Dubai and he wanted to just say thank you Dubai. So he used to say thank you thank you. So he was locked himself into a bathroom. Bullying is something that I had experienced. I had a stutter. तो एक जो vulnerability थी that the character needed, life gave me already. जब वो 21 साल के थे और एज एन असिस्टेंट एडी वो काम कर रहे थे अपने फादर के साथ, तब उन्हें एक बीमारी हो गई थी, स्कोलियोसिस। इसमें स्पाइन साइडवेज मुड़ जाता है और डॉक्टर्स ने ऋतिक को उस वक्त ही बोल दिया था कि इसकी वजह से वो कभी भी लाइफ में डांस नहीं कर पाएंगे। कहुना प्यारे के पहले डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि my health condition is not so good that I can do action films and dance. लेकिन एक एक्टर के स्किल सेट्स में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और कई एक्टर्स का तो करियर ही इसी पे चल रहा होता है भाई। तो उस वक्त उसे एक कमजोरी की तरह एक्सेप्ट करने की बजाय ऋतिक ने करेक्टिव एक्सरसाइज और स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग से खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। तो मैंने वो चीज एक चैलेंज की तरह लिया और अपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दिया, काम सीखा। Nothing short of a miracle for me personally. In my 25th film, I'm still doing action, I'm still dancing, and I'm still being able to say my dialogues. और 5 साल के बाद 26 साल की उम्र में रिलीज होती है उनकी डेब्यू मूवी। डॉक्टर्स ने भाई मना ही कर दिया था किसी भी तरीके की इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करने से उन्हें, लेकिन फिर भी ऋतिक ने अपने आप को ठीक किया। एंड साल 2000 में उन्होंने डेब्यू जब अपनी पिक्चर से किया कहुना प्यार है विद अमीषा पटेल, तो वो सुपर हिट हो गई भाई। एंड इवन इस मूवी में बल्किंग के लिए उन्होंने डायरेक्ट भाईजान से ट्रेनिंग ली थी। ये उस वक्त की बात है जब भाईजान की बॉडी CGI से नहीं होती थी, असली में उनके एब्स होते थे। और अपनी डेब्यू मूवी में ये ऋतिक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो साल 2000 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई विद कलेक्शन ऑफ ओवर 80 करोड़ एट दैट टाइम। और उस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू, बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ये उस वक्त की बात है जब सारे अवार्ड्स बिकते नहीं थे, और उन्हें ग्रीक गॉड का टाइटल भी उसे टाइम पर मिला। लेकिन ये उनका बॉलीवुड में डेब्यू नहीं था। एज ए चाइल्ड एक्टर इन्होंने अपने दादा की कई सारी मूवीज में म्यूजिकल नंबर्स में रोल प्ले भी किया है, स्टार्टिंग विद आशा इन 1980 टू भगवान दादा इन 1986। ये है स्वरूप चाचा, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ये चाचा अचानक। उन्होंने टोटल 4 मूवीज में एडी की तरह काम किया, इंक्लूडिंग करण अर्जुन। फिर अपनी फर्स्ट मूवी के बाद उन्होंने अपनी दूसरी मूवी फिजा की, जिसमें वो रोशन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। मतलब एक इनोसेंट मुस्लिम होता है जो टेररिस्ट बन जाता है,
और वो मूवी ठीक ठाक ही चली। फिर उसी साल आई भाई मिशन कश्मीर, जिसमें वो टेररिस्ट का रोल ही प्ले करते हैं। ऋतिक ने अपने करियर की फर्स्ट 3 मूवीज बनाई, जिसमें से 2 में वो अच्छे टेररिस्ट बनते हैं। पर उस वक्त बॉलीवुड को प्रोपेगेंडा कहने वाला कोई था नहीं ना, तो ये मूवी डिसेंट परफॉर्म करके बॉक्स ऑफिस से निकल गई। फिर 2001 में आई उनकी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी यादें, स्टारिंग विद करीना कपूर। लेकिन वो मूवी कहीं ना कहीं ऋतिक की कमर्शियल अपील पे ही खेल रही थी और ऑडियंस ने उस टाइम उन्हें याद दिला दिया कि मूवी स्टारडम पे नहीं चलती हैं। यादें फ्लॉप होने के बाद भाई सेम ईयर आई करण जौहर की मल्टी स्टारर कभी खुशी कभी गम। इसमें ऋतिक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंफ्यूजिंग पीपल कि ये मोटा बच्चा भाई बड़ा होकर इतना हॉट आदमी कैसे बन गया। फिर आई 2002 में उनकी आप मुझे अच्छे लगने लगे को स्टारिंग अमीषा पटेल। लेकिन इस बार भाई सुपर डेब्यूटेंट जोड़ी जो थी वो दोबारा अपना मैजिक रिक्रिएट नहीं कर पाई और इस पिक्चर ने अपने मेकिंग के बजट को भी बहुत ज्यादा मुश्किल से क्रॉस किया था। और उसी साल उनकी आखिरी मूवी थी यश राज फिल्म्स की मुझसे दोस्ती करोगी, अलॉन्ग साइड विद रानी मुखर्जी एंड करीना कपूर। और इस मूवी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन फिर भी ये मूवी भाई फ्लॉप हो गई। मतलब लोगों के दिमाग में ना भाई सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या ऋतिक रोशन बस एक 1 हिट वंडर देने के लिए आए थे, क्योंकि बैक टू बैक 3 फ्लॉप मूवीज देने के बाद भाई मीडिया ने ऋतिक को फ्लॉप ही मान लिया था। और 2003 में आई उनकी मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूं, जिसकी परफॉर्मेंस के बाद भाई ये सवाल भी उठने बंद ही हो गए। ऋतिक रोशन वाज लेबल्ड एज 1 हिट वंडर। मतलब अब तक ऋतिक ने 5 फ्लॉप मूवीज दी थी, उनमें से 3 मूवीज में को स्टार उनकी करीना कपूर ही थी। राकेश रोशन जिन्होंने इंडस्ट्री को इतनी सारी सुपर हिट मूवीज दी, अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो उस वक्त तक बॉलीवुड में किसी ने नहीं किया था, इवन हॉलीवुड में भी जिसने किया था ना उसने सत्यजीत रे से कॉपी ही किया था। तो ऐसे 2003 में ऋतिक की फ्लॉप्स के बीच में आई राकेश रोशन डायरेक्टेड कोई मिल गया। एंड क्योंकि ये 2003 था, 2023 नहीं था, लोगों ने भाई एक नए कॉन्सेप्ट वाली मूवी को बहुत ज्यादा प्यार दिया और ये बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फिल्म ऑफ द ईयर बन भी गई। क्रिटिक्स ने इसे हॉलीवुड की ईटी से भी कंपेयर किया, लेकिन ऋतिक की एक्टिंग और चार्म को वो लोग भी ठुकरा नहीं पाए और 80+ करोड़ के कलेक्शन के साथ ये मूवी से ऋतिक ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्टर बाय क्रिटिक्स दोनों ही जीत ली है। और कोई मिल गया की सक्सेस पार्टी अभी खत्म ही हुई थी कि 2004 में आई इनकी अगली फिल्म लक्ष्य, जो कारगिल वॉर के अराउंड एक फिक्शनल कहानी थी। अब उस वक्त वो कमर्शियली तो एवरेज परफॉर्म कर गई, लेकिन भाई वक्त के साथ इट गॉट रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कल्ट मूवीज, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन एंड ऋतिक्स एक्टिंग। उसके बाद ऋतिक जो अक्षय कुमार की स्पीड से भाई मूवीज बनाए जा रहे थे वो थोड़ा आमिर खान बन गए और ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद का ब्रेक लेकर वो बॉलीवुड में वापस आते हैं। और जब वो 2006 में वापस आए वो लाए अपनी सबसे बड़ी हिट कोई मिल गया का सीक्वल क्रिश। इसमें ऋतिक ने दूसरी बार डबल रोल प्ले किया था एंड इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ का कलेक्शन भी किया। एंड ऋतिक की एक्टिंग की इस मूवी में बहुत ज्यादा तारीफ हुई है। इस मूवी के लिए भी ऋतिक को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन फिर भी ये उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई थी, क्योंकि उसी साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी भाई धूम 2। उसमें भी ऋतिक रोशन ही थे एंड पहली बार वो किसी फिल्म में नेगेटिव रोल में दिख भी रहे थे। एंड इवन इस मूवी के लिए उन्होंने 5 किलो वेट भी कम किया था। स्केटबोर्डिंग सीखी थी, स्नोबोर्डिंग सीखी थी, रोलर ब्लेडिंग सीखी थी, सैंड सर्फिंग सीखी थी इन्होंने। मतलब 2003 तक जिसे 1 हिट वंडर या प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म बोला जा रहा था, उसने 2006 तक 3 सबसे बड़ी मूवीज देकर अपने आप को प्रूव कर दिया था। इवन उसके बाद 2 साल बाद तक 2008 में जोधा अकबर में भी ऋतिक ने खुद को चैलेंज दिया, नए रोल में ढलने की कोशिश की उन्होंने। वो भी इतनी अच्छी मूवी थी कि इट क्रॉस्ड 100 करोड़ मार्क एंड ऋतिक वॉन हिज 4th फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर। उसके बाद 2011 में उन्होंने दी आज के मिलेनियंस और जेनजीज की भाई वन ऑफ द फेवरेट मूवी। और फिर 2012 में भाई अमिताभ बच्चन की अग्निपथ का रीमेक भी बनाया उन्होंने, जो रीमेक होने के बावजूद बिल्कुल अलग कैरेक्टर और आइकॉनिक एक्टिंग से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। फिर 2013 में क्रिश 3, फिर बैंग बैंग, फिर काबिल जैसी सारी हिट मूवीज दी इन्होंने। और मोहनजोदारो जैसी अंडररेटेड मूवीज भी आई उनके पास, जिसे उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए, पर अब सिनेफाइल्स के लिए भाई वो मास्टरपीस है।
2019 में भाई सबको लगा था कि सुपर 30 जैसी मूवीज तो भाई नवाजुद्दीन जैसे एक्टर के लिए बनी होती हैं। ऋतिक जैसे ग्रीक गॉड वाली पर्सनालिटी के साथ वो इस पिक्चर में क्या ही कर पाएंगे, लेकिन ऋतिक ने भाई सबको गलत प्रूफ कर दिया और 200+ करोड़ के कलेक्शन के साथ भाई ये पिक्चर हिट हुई। और उस मूवी में ऋतिक ने अपनी बिहारी एक्सेंट पे भाई बहुत ज्यादा ही काम किया था और वो मूवी में दिख भी रहा था। सेम एक्टर 2006 में 2 सुपरहिट मूवीज देता है और वही एक्टर 2019 में वापस से 2 सुपरहिट मूवीज ही देता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री के लिए भाई वो एक घोस्ट की तरह है जिसके बारे में बात सिर्फ तभी होती है जब या तो उसकी मूवी आती है या फिर कंगना मैडम इन्हें ट्रोल कर देती हैं। ऋतिक रोशन जिसने मॉडर्न इंडियन सिनेमा को उसका फर्स्ट बिगेस्ट सुपर हीरो दिया, जिसने अकबर से लेकर विक्रम से लेकर रोहित मेहरा तक के कैरेक्टर्स प्ले किए, जिसने सुपर 30 में एक गरीब टीचर, धूम 2 में एक नेगेटिव रोल किया है, उसे मीडिया ने कुछ ही टैग्स में समेट के रखा हुआ है आज तक। जब मैं तुमसे पूछता हूँ ऋतिक रोशन के बारे में तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुम कहोगे भाई ग्रीक गॉड है, ग्रेट फिजिक है एंड डांस, एक इंसान जिसने टेररिस्ट का रोल भी किया है और आर्मी ऑफिसर का भी रोल किया है और दोनों ही आइकॉनिक किए हैं बाय द वे। और उस इंसान को हम ग्रीक गॉड के अलावा किसी और तरीके से इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। मीडिया ने उन्हें बस एक हैंडसम हंक अवतार में ही बताया है हमेशा। एक तरफ हम रणबीर कपूर को देखते हैं जिनकी एक्टिंग के लिए भाई उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, उन्हें उनके एक्सप्रेशंस के लिए प्यार मिलता है, कहा जाता है उनकी एक्टिंग रेंज बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ मीडिया और ऑडियंस ने उस एक्टर को 2 डेकेड से इग्नोर कर रखा है जो भाई सुपरस्टार बन सकता है। नॉट इवन इग्नोर, क्योंकि मूवीज तो भाई उनकी बैक टू बैक हिट ही हो रही थी, बट कभी भी 2 मूवीज के बीच में उनकी एक्टिंग की या कैरेक्टर की बात ही नहीं होती है। चाहे वो कोई मिल गया हो या सुपर 30 हो, इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद अभी भी जब हम उनके बारे में सोचते हैं ना तो हमें बस ZNMD या फिर बैंग बैंग के कैरेक्टर ही दिमाग में आते हैं। इनफैक्ट जोधा अकबर और मोहनजोदारो जैसी आइकॉनिक पीरियड फिल्म्स देने के बाद भी हम जब पीरियड फिल्म्स की बातें करते हैं तो रणवीर सिंह से आगे हम सोच ही नहीं पाते हैं। अगर ऋतिक के बारे में कोई बात होती है तो वो उनकी फिजिक के बारे में होती है या उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में होती है। अब ऋतिक रोशन वैसे तो भाई बहुत इंट्रोवर्टेड इंसान है, लेकिन नाम के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें से कुछ तो लोग भूल गए हैं और कुछ लोग भूलने ही नहीं दे रहे हैं। अब कंगना ऋतिक के करियर की पहली कंट्रोवर्सी नहीं थी। ऋतिक रोशन के अराउंड कंट्रोवर्सीज उनकी फर्स्ट मूवी से ही शुरू हो गई थी। कहो ना प्यार है कि मैसेज सक्सेस के बाद राकेश रोशन को भाई अंडरवर्ल्ड से कॉल्स आने लग गए थे, धमकी आने लग गई थी कि मूवी का प्रॉफिट शेयर करो और ऋतिक को अपनी फ्यूचर फिल्म्स में अगर कास्ट करना है तो और पैसा दो, जिसके लिए राकेश रोशन ने भाई मना ही कर दिया। और इसी वजह से एक दिन 2 लोगों ने आके भाई उन्हें मारने की कोशिश की। इवन एक गोली तो भाई दिल के पास से गुजरी थी बिल्कुल। अगर थोड़ा भी 1 इंच इधर उधर हो जाता ना तो शायद अंडरवर्ल्ड का दूसरा मर्डर होता बॉलीवुड में। ये My father, who has always believed in doing good work, was recently attacked by unknown assailants. I was losing faith in people, in goodness in the world. Nothing made sense. I just wanted to quit even before things had begun for me. इसके बारे में भाई ज्यादा जानना है तुम्हें तो चैनल पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तुम वो जाके जरूर देखना इस वीडियो के बाद। लेकिन ये बात वक्त के साथ भुला दी गई और ऋतिक बहुत बड़े स्टार भी बन गए। लेकिन फिर 2014 में उनकी वाइफ सुजैन खान के साथ 14 साल की शादी और 17 साल के टोटल एक रिलेशनशिप के बाद ऋतिक ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। अब उन दोनों के हिसाब से ये एक म्यूचुअल डिसीजन था और उस वक्त ऋतिक ने सुजैन को 380 करोड़ दिए हैं एज एलिमनी और उस वक्त ये इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव डाइवोर्स था। वैसे तो ये दोनों आज तक कॉर्डल टर्म्स पे हैं फॉर को पेरेंटिंग देयर चिल्ड्रन, पर सुजैन ने भी उसके बाद जाके शादी कर ली और ऋतिक रोशन ने भी 2022 से सबा अजद को डेट करना शुरू कर दिया। एक एक्ट्रेस एंड म्यूजिशियन है वो। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इनके नाम के साथ बहुत ज्यादा ही जुड़ी हुई है वो है कंगना मेरानी। सॉरी कंगना एंड ऋतिक की कंट्रोवर्सी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट मेसी एंड कंफ्यूजिंग कंट्रोवर्सीज है, क्योंकि भाई लगभग 1 डेकेड पहले कंगना ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया था कि ऋतिक रोशन के साथ वो रिलेशनशिप में थी और उनके साथ मेल्स पे उनकी कुछ बातचीत भी हुई थी। मतलब काइट्स की शूटिंग के टाइम पे उन दोनों ने डेट करना लगभग शुरू कर दिया था और जब वो पेरिस में थी, क्वीन की शूटिंग कर रही थी, तब ऋतिक वहां गए भी थे उन्हें प्रपोज करने के लिए और शादी के लिए पूछने भी, क्योंकि तब तक उनका डाइवोर्स तो हो ही चुका था। और क्वीन की सक्सेस के बाद अकॉर्डिंग टू कंगना ऋतिक उन्हें मेल कर
करते हैं और उन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था, क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जना, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। और कई सारे ऐसे एलिगेशंस आते हैं कि ऋतिक ने मेरा मेल हैक करके खुद को ही मेल किया था। और 2016 में वो ऋतिक को अपनी सिली एक्स बोलती है। I am that silly ex that you're talking about, and you've got to publicly apologize to me for causing great damage to my public image. Thank God I dated a dumb guy, you know, because if he was really smart. पर ऋतिक रोशन अब तक चुप थे क्योंकि वो ज्यादा मीडिया के आगे बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने अपनी साइड रखी, मतलब अपने लॉयर से उन्होंने कंगना को नोटिस भी भिजवाया और उसके बाद बात कोर्ट में पहुंच गई। दोनों ने सालों तक प्रूफ्स रखे और स्टार्टिंग में जो जनता कंगना के साथ थी वो ओवर टाइम ऋतिक की साइड ऑफ द स्टोरी सुनने के बाद उन पे ज्यादा ट्रस्ट करने लग गई। एंड इवेंचुअली इस केस का कोई फैसला नहीं आ पाया, लेकिन ये केस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फियास्को बन के रह गया, जिसे सीजीपी के सौरभ दास ने वापस से फ्रेश कर दिया। And you know, my friends were also texting me ki why is she after your life now? Yeah. And one of them said that I may look a little bit like a young Hrithik Roshan. Is that true, Barkha? I don't know. और इस एक क्लिप से भाई ट्रेंड चालू हो गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ कि कंट्रोवर्सी के टाइम पे जो शुरुआत में जो हेट लोगों ने ऋतिक को दिया था वो जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि अभी कंगना की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ शुरू हो गई कि ऋतिक ने सौरभ दास के उस ओरिजिनल वीडियो पे भाई कमेंट ही कर दिया और इसी को बिना पूरा पढ़े कंगना ने भाई अपने 2 ब्रेन सेल्स लगा के ये स्टोरी लगा दी। अरे कंगना जी एक बार कमेंट सही से पढ़ लेते, नहीं तो कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में डाल के हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते। और मुझे ये नहीं लगता कि इस बार भी ऋतिक ज्यादा आगे कुछ बोलेंगे इस चीज के, तो ठीक है। तो बेसिकली ऋतिक रोशन के इतने बड़े डाइवर्स और अच्छे करियर के बावजूद आज भी उन्हें शायद एक ग्रीक गॉड और डांसर के तौर पे ही देखा जाता है, क्योंकि उन जितना चार्मिंग, हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर और कोई नहीं आया अब तक। मे बी उनको मिला ये टैग उन्हें लिमिट करता है, बट ऑडियंस उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की वजह से पसंद करती है वो सोचने लायक है। बट एट द सेम टाइम एक एक्टर के लिए भाई सबसे बड़ी चीज होती है उसकी एक्टिंग, और ऋतिक ने टाइम टू टाइम ये दिखाया है कि वो अपने क्राफ्ट के लिए कितना डेडिकेटेड रहते हैं, फाइटिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस टू गोइंग थ्रू मल्टीपल इंजरीज ड्यूरिंग शूट एंड टू लर्न न्यू एक्सेंट्स, न्यू स्किल्स, लूजिंग एंड गेनिंग वेट आफ्टर एवरी मूवी। Maybe after doing all of this, we as audience are not realizing how much appreciation his acting and his dedication deserves. तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? तुम नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ऋतिक रोशन के बारे में जरूर बताना। हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते तुम्हारे लिए लाते रहते, तो YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर हम डेली बॉलीवुड अपडेट्स और मीम्स डालते रहते हैं गाइस। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।